हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्चित स्टडी। स्वागत है आपका अर्चित स्टडी चैनल में। हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी बुक्स एंड एनसीईआरटी नोट्स स्पेशल सीरीज़, जिसमें सभी एनसीईआरटी बुक्स 6 to 12 तक और उनके बाय हैंड नोट्स के साथ में कंप्लीट कराया जाएगा, जो कि 2 पार्ट्स में चलेंगी। एनसीईआरटी बुक्स फॉर्मेट, एनसीईआरटी नोट्स फॉर्मेट। एनसीईआरटी बुक्स के थ्रू हमारी बुक्स के चैप्टर के साथ में कनेक्टिविटी और चैप्टर से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग बनेगी, और एनसीईआरटी बुक्स नोट्स जो कि बाय हैंड एनसीईआरटी बुक्स से ही बेटर से बेटर कंटेंट के साथ में तैयार किए जाएंगे। इन नोट्स में एक शब्द भी नया ऐड नहीं होगा, सिर्फ एनसीईआरटी बुक्स चैप्टर से रिलेटेड होगा, उस पर बात का डिस्कस करेंगे, जिससे हम एक ही एनसीईआरटी चैप्टर को 2 बार बुक्स फॉर्मेट और नोट्स फॉर्मेट के द्वारा अच्छे से समझकर हर एक टॉपिक को क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी सोशल स्टडी सामाजिक विज्ञान क्लास 6 चैप्टर फर्स्ट, विविधता की समझ। क्योंकि हम एनसीईआरटी पढ़ने जा रहे हैं, तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि हम जिस क्लास की एनसीईआरटीज़ को पढ़ेंगे, आप अपने आईक्यू लेवल को, आप अपनी पर्सनालिटी को उसी क्लास के अकॉर्डिंग ढाल लीजिएगा। मतलब आप समझ, अब हम जैसे 6 क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आप अपने आप को 6 क्लास में ले जाइए। सोच लीजिए कि आप एक बच्चे हैं और आपको उस बच्चे की तरह ही समझना है। आप इस तरीके से अगर आप समझेंगे तो बिलीव कीजिएगा कि बहुत ही अच्छा आप समझ पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि अब हम बच्चे बन गए होंगे, तो स्टार्ट करते हैं उसी सोच के साथ में। तो 6 क्लास की बुक है, फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है विविधता की समझ। इसमें क्या होता है, बुक खोलते ही सबसे ऊपर की लाइन है, अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए। क्या कोई ऐसा साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखता है? मतलब ये बुक ने क्वेश्चन पूछा है, किससे पूछा है? जो 6 क्लास का बच्चा है, कि आसपास में देखिए और ढूंढिए ना कि आपके जैसा कोई है जो दिखता है। सिंपल सी बात है। अब आप लगाइए अपना मैच्योर वाला दिमाग, नहीं दिख सकता। क्यों नहीं दिख सकता? क्योंकि डिफरेंसेस हैं, भिन्न है सबकी पर्सनैलिटीज़ अलग है, सब का रंग रूप अलग है, सब हर तरीके से भिन्न भिन्न रूप के हैं। तो ये क्वेश्चंस है और ये आपने अपने आप से आंसर किया, ठीक है। तो इस बुक्स में स्टार्टिंग में ही बताया गया है कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं, बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार आदि भी भिन्न होते हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती हैं। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। समझ आया कुछ? मतलब सिंपल सी बात है, हम भी जानते हैं, हमारे आसपास के जो फ्रेंड्स हैं, हम आसपास के जो हमारे एक्सपीरियंस रहे हैं, आप देखिए ना कितने अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग खाने पीने वाले लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग फेस्टिवल बनाने वाले लोग हैं। तो यही है भिन्नता, यही है विविधता, ये है भिन्न भिन्न रूप। किसके भिन्न भिन्न रूप? विविधता के भिन्न भिन्न रूप हैं ये, और यही है भारत में विविधता। समझ आया कुछ? कुछ इस तरह के पहलू ही भारत में विविधता को दर्शाते हैं। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है? भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही भाग होती हैं? कुछ इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, उनकी समझ हमें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में बखूबी हो जाएगी। अब देखिए, 3 डायग्राम दिए गए हैं और एक खाली बॉक्स दिया गया है। इन 3 डायग्राम से बच्चे को समझाने की कोशिश की। मैंने जैसे कि पहले कहा था कि एक 6 क्लास के स्टैंडर्ड की ये बुक है, तो आपको एक बच्चा समझकर ही इस बुक को पढ़ना चाहिए, तभी आप बहुत अच्छे, छोटी छोटी चीज़ों से बहुत अच्छी चीज़ें समझ पाएंगे। ये चीज़ें डिस्कस करने की नहीं है, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इनसे एक इमेजिनरी चीज़ बन जाती है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। इसलिए जब हम बुक्स पढ़ रहे हैं तो थोड़ा डिटेल में पढ़ें तो ज़्यादा बेटर है। बार बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बार अच्छे से पढ़ लें और एक छोटी से छोटी चीज़ों को भी देख लें, क्योंकि दी है तो कुछ तो पर्पस होगा ना देने का। और हम अगर एक बच्चा बन के ही पढ़ें तो बहुत अच्छी बुक्स है, किसी की ज़रूरत ही नहीं है पढ़ने की।
तो देखिए ये 3 डायग्राम दिए गए हैं और एक खाली बॉक्स दिया गया है। ये 3 डायग्राम अलग अलग हैं और बच्चे से कहा गया है कि इस खाली बॉक्स में आप अपने कोई भी चित्र बनाइए, ठीक है। तो और फिर कंपैरिजन कीजिए इन चित्रों से कि वो कितना सिमिलर है या नहीं है, और आपका चित्र अलग है इन चित्रों से। तो इस तरह की चीज़ें हैं, एनालाइज करने के लिए बोली गई है उस बच्चे से जो ये पढ़ रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर एक चित्र बनाएंगे तो अलग ही बनेगा। क्यों बनेगा अलग? क्योंकि सबके जो चित्र बनाने का तरीका है, ड्राइंग बनाने का तरीका वो अलग है, सबका नज़रिया अलग है, सब अपना अपना तरीका यूज करते हैं। इसी तरह जिस तरीके से सबकी चित्रकारी में भिन्नता होती है, सबकी चित्रकारी में डिफरेंसेस होते हैं, उसी तरीके से हमारे रूप, रंग, खान पान आदि में भी भिन्नता होती है। समझ आया इन चित्रों का कॉन्सेप्ट? इस फर्स्ट पेज में सबसे बड़ी बात है डिफरेंसेस को समझाया गया है कि क्या है डिफरेंसेस, क्योंकि डिफरेंसेस ही तो विविधता का रूप है, उसका पहलू है। तो इन चित्रों से बच्चे की समझ विकसित की गई है कि कोई भी जो आसपास के लोग हैं या फिर कुछ भी करते हैं, सबके एक डिफरेंसेस पर्सनैलिटी है, कुछ भी करेंगे सबका अपना एक तरीका है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब एक 6 क्लास के स्टूडेंट को एक इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितने साथियों के जवाब एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी या दोस्त भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलता है? शायद नहीं हो। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों को आपके जैसी किताबें पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा में विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनसे अब तक आपको एक अंदाज़ा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। मतलब अब तक के इंट्रोडक्शन से बस इतनी बात समझ में आ रही है कि सबकी जो पर्सनैलिटी है उसमें एक डिफरेंसेस है। कुछ चीज़ें सेम हो सकती हैं, कुछ चीज़ें सिमिलर पाई जा सकती हैं, जो कुछ चीज़ें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में मिल सकती हैं, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें क्या है, डिफरेंसेस हैं। सब में कुछ मामलों में आप सेम है, कुछ में आप नहीं हैं। तो एक बात क्लियर हो गई कि सबकी अपनी एक यूनिक पर्सनालिटी है, जो एक भिन्नता, जो एक डिफरेंसेस को दर्शा रही है। अब देखिए एक स्टोरी स्टार्ट होती है जिसमें विविधता के पहलुओं को समझाया गया है। यह पाओली गुप्ता द्वारा रचित एक स्टोरी है जिसमें विविधता के पहलू को समझाने की कोशिश की गई है। इसमें 2 करैक्टर हैं जो ये सामने दिख रहे हैं ना आपको, ये 2 करैक्टर इसके अंदर हैं, जो एक साइकिल पर है और एक जो अखबार बेच रहा है। तो ये जो अखबार जिसके हाथ में दिख रहा है, ये एक फटे पुराने कपड़े पहने लड़का होता है जो कि डेली चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता है। और एक जो साइकिल पर है, डेली यहाँ से निकलता है, साइकिल से गुजरता है। तो एक दिन ये इसके पास रुक करके अखबार लेता है और बोलता है, मुझे आप हिंदी का अखबार दे दीजिए। तो ये एकदम चौंक जाता है लड़का जो होता है, कहता है आपको हिंदी आती है? देखने में तो आप बड़े अंग्रेजी दिखते हो, देखने में तो आप बड़े अंग्रेजी वाले हो। कहता है हाँ मुझे हिंदी आती है, मैं बोल भी सकता हूँ, और मैंने अपने स्कूल में एक बाकी सब्जेक्टों के साथ में हिंदी पढ़ा हुआ है। तो जो अखबार बेचने वाला होता है ये बोलता है सब्जेक्ट। अब ये जो साइकिल वाला है सोचता है यार ये क्या ही जानता होगा, कभी स्कूल नहीं गया, कभी कुछ नहीं, क्या ही जानता होगा। तो कह देता है ये ऐसे इग्नोर करते हुए बोल देता है ये एक पढ़ी लिखी संबंधी चीज़ है, ठीक है। इंटरेक्ट होता है, इसी तरीके से इनकी बातचीत स्टार्ट होती है। फिर अगले दिन ये आते हैं, फिर ये पूछता है कि साइकिल वाला आपका नाम क्या है? ये कहता है मेरा नाम समीर है। फिर ये पूछता है आपका नाम क्या? वो कहता है मेरा भी नाम समीर है। तो फिर ये जो साइकिल वाला कहता है आप जानते हो समीर का अर्थ हवा और पवन होता है। तो इस तरीके से इनकी बातचीत स्टार्ट होती है। तो ये अखबार वाला बोलता है ठीक है हाथ मिलाइए, आज से आप समीर 1 और मैं समीर 2। इस तरीके से इनकी बातचीत होती है, इनका कनेक्शन बनता है, एक इंटरेक्शन होता है इनका निकलते पढ़ते। उसके बाद में साइकिल वाला पूछता है आप कहाँ रहते हो? ये कहता है कि मैं मेरठ में रहता हूँ, मेरी फैमिली मेरठ में रहती है। इसी तरीके से मतलब आपस में इनकी बातचीत चलनी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में एक दिन ये अखबार बेचने वाला जो समीर होता है बड़ा मायूस सा होता है और कहता है यार बहुत गड़बड़ हो गई, मेरठ में दंगे हो गए और मेरे अपने लोग मेरठ में रहते हैं और वहाँ पे बहुत से लोग मारे भी गए। ये भी देखता है अखबार की तरफ नज़र घुमा के, तो लिखा होता है सांप्रदायिक दंगे। तो जो दूसरा समीर होता है वो डरते डरते कहता है कि मैं मुस्लिम समीर हूँ।
और मेरे सभी अपने लोग मेरठ में रहते हैं। तो फाइनली इस जो स्टोरी का एंड होता है वो ये होता है कि अगले दिन से फिर उनकी कभी मुलाकात नहीं होती। तो ये जो स्टोरी है इसका जो कंक्लूजन है वो ये है कि जो समीर एक को बहुत अच्छे से इंग्लिश आती थी, अंग्रेजी आती थी, और समीर दो को हिंदी बोल लेता था वो, तो आपस में दोनों की लैंग्वेज अलग थी, ठीक है, दोनों की पृष्ठभूमि अलग थी, ठीक है, दोनों की संस्कृति अलग थी, दोनों के धर्म अलग थे। उसके बाद भी क्या हुए, वो दोस्त बने। क्यों बने? क्योंकि उन्होंने बात की, और बात करने के लिए उन्होंने एफर्ट्स किए एक दूसरे के साथ में, और बात करके वो अच्छे दोस्त बन पाए। तो टोटली बात ये कहा जाता है कि खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि ये सब जो है भिन्नताएं हैं, ये सब डिफरेंसेस हैं, और यही सब विविधता के पहलू भी हैं। जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। एग्जाम्पल के लिए समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर दो अखबार बेचता था। समीर दो को स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला। आपने अपने आसपास भी ऐसे इलाकों में लोग देखे होंगे जो अपनी ज़रूरतों, नीड्स को कंप्लीट नहीं कर पाते होंगे, जैसे भोजन, कपड़ा, मकान, इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह की जो नीड्स हैं उन्हें कंप्लीट नहीं कर पाते होंगे। वो भी एक फ़र्क होता है, वो भी एक डिफरेंस होता है। लेकिन ध्यान रहे, ये जो डिफरेंस है, जो हम विविधता के डिफरेंस की बात कर रहे हैं, उससे अलग है। समझ में आई बात? ये अलग कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये आ रहा है रिसोर्स की वजह से, अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से। मतलब अगर हम समीर एक, समीर दो से ही समझते हैं, समीर दो को अगर ये सारी चीज़ें दे दी जाए, उसे अपॉर्चुनिटी दे दी जाए, उसे इन्वायरमेंट दे दिया जाए, उसे रिसोर्सेज दे दिया जाए, तो डेफिनेटली ये फ़र्क ख़त्म किया जा सकता है। समझ रहे हो? ये जो फ़र्क है, ये विविधता की भिन्नता वाले फ़र्क से बिल्कुल अलग है। मतलब ये जो डिफरेंसेस है, ये गरीबी अमीरी वाला डिफरेंसेस है, ठीक है। और जो हमने पहले इंट्रोडक्शन में हमने जो स्टार्ट किया था, विविधता की जो समझ में हमने स्टार्ट किया था, जो भिन्नता, जो हम डिफरेंसेस लेकर आए थे, वो था जैसे खान पान, सबकी अपनी यूनिक पर्सनैलिटीज़ की हम बात करते, चाहे वो रंग से हो, चाहे वो हमारे खान पान से हो, चाहे वो हमारे रहने के तरीके से हो, वो वाली भिन्नता थी। ये जो भिन्नता है, ये गरीबी और अमीरी वाली भिन्नता है। इसलिए ये वाली जो भिन्नता है ना, ये विविधता का रूप नहीं है, ध्यान रखना। जो गरीबी अमीरी वाली जो कॉन्सेप्ट है, ये गैर बराबरी का है। मतलब बराबरी गैर बराबरी होती है ना, ये उस तरह का कॉन्सेप्ट है। मतलब हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, गैर बराबरी क्या होता है, मतलब वो होता है कि कुछ लोगों के पास में क्या है, पैसा है, कुछ लोगों के पास में ज़मीन है, कुछ लोगों के पास में संसाधन है, तो वो अमीर है। कुछ के पास में नहीं है ये चीज़ें, तो गरीब हो गए, ठीक है। तो इस चीज़ को जो ये डिफरेंस है अमीरी गरीबी का, गैर बराबरी का, बराबरी और गैर बराबरी का है, ये विविधता का रूप नहीं है। इसे बिल्कुल निकाल देना इस चीज़ से। अमीरी गरीबी का जो ये डिफरेंस है ना, ये इनइक्वालिटी, गैर बराबरी, असमानता को दर्शाता है, ना कि विविधता को। ध्यान रखना इस चीज़ को। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले, जाति व्यवस्था, असमानता का ही ये भी एक एग्जाम्पल है, इनइक्वालिटी का ही एग्जाम्पल है ये भी एक। इस व्यवस्था में क्या है, समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। जैसे कि प्राचीन समय में होता था कि अगर आप कुमार के घर में पैदा हो गए हैं, तो आप किसी और जाति का जो प्रोफेशन है, पैसा है, आप उसका ज्ञान नहीं ले सकते। आपको वही ज्ञान लेना होगा आप जिस कास्ट में पैदा हुए हैं, और उसी को आपको अपना पैसा, ऑक्यूपेशन आगे बनाना होगा। ये चीज़ें क्या जनरेट करती थी? ये जनरेट करती थी इनइक्वालिटी। इन्हीं चीज़ों से इनइक्वालिटी जनरेट हुआ करती थी, इन्हीं चीज़ों से गैर बराबरी पैदा हुआ करती थी, और पैदा होती है भी, आज भी हो जाती है इस तरह की चीज़ें। तो अब ये दिया गया है कि विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। इसमें खास ऐसा कुछ नहीं है, आप एक बार रीडिंग करना चाहे कर लीजिएगा। इसमें बस ऐसे ही है जैसे एक समीर और समीर दो आपस में दोस्त बन जाते हैं, इसी तरीके से आपके भी दोस्त रहे होंगे। आप उनके घर जाते होंगे, अलग अलग कल्चर के होंगे, अलग अलग फेस्टिवल के होंगे, आप उनके घर जाते होंगे, उनके साथ खाना खाते होंगे, उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप चीज़ें लेते भी होंगे, देते भी होंगे, उसके कपड़े भी पहनते होंगे, काफ़ी चीज़ें यूज भी करते होंगे। तो वही चीज़ है, वो आप उनकी लैंग्वेज भी सीखते होंगे, कुछ उनका कल्चर सीखते होंगे, कुछ सिखाते होंगे। ये सब चीज़ें ही इस पूरे पैराग्राफ में दिखाई गई हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत में विविधता की। अब हम आ जाते हैं भारत के अंदर जो विविधता है उसकी हम बात कर रहे हैं। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं।
भारत में विविधताएं मतलब भरी पड़ी है यार। लेकिन अगर थोड़ा सोचा जाए ना तो हम सब एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में जब देखा डायग्राम्स थे, कुछ डायग्राम सब बना रहे हैं लेकिन सबके तरीके अलग थे बनाने के, वो सबका स्टाइल अलग था। इसी तरीके से सब चीज़ें हम सेम सी करते हैं सभी, लेकिन हमारे तरीके अलग हो जाते हैं। हम विविधता को कैसे समझें? विविधता को समझने के लिए प्राचीन समय में अगर हम देखें, करीब 200-225 साल पहले, जब रेल, हवाई जहाज़, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग क्या करते थे, वर्ल्ड टू वर्ल्ड टूर किया करते थे। एक भाग से, एक एरिया से दूसरे एरिया जा रहे हैं, दूर दूर तक जा रहे हैं। तो उस समय लिमिटेड रिसोर्स थे, जैसे पानी के जहाज़ से, घोड़ों से, ऊँटों से, नहीं तो फिर पैदल। इसी तरीके से जो है ट्रेवल किया जाता था, इसी तरीके से यात्राएं की जाती थी, दूर दूर तक जाया जाता था। अब ये इतना दूर दूर तक जो यात्राएं, ट्रेवल्स किए जाते थे, क्यों किए जाते थे? अक्सर क्या होता था कि ट्रेवल्स या तो खेती करने के लिए, या फिर कहीं दूसरी जगह पर जाकर शिफ्ट होने के लिए, बसने के लिए, या फिर नई ज़मीन की तलाश के लिए, या फिर बिजनेस पर्पस से, मतलब व्यापार के लिए ये ट्रेवल्स किए जाते थे। क्योंकि यात्रा में बहुत ज़्यादा टाइम लगा करता था, क्योंकि सिंपल सी बात है, ऊँट पे जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, पानी के जहाज़ में जा रहे हैं, किसी भी चीज़ में स्पीड तो है नहीं, मतलब बहुत टाइम लगता था इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने में। इसलिए लोग क्या है, नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक रुक जाते थे, मतलब वहीं पे रुक जाया करते थे इसी वजह से, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता था। तो जब क्या होता था, उसके अलावा कहीं सूखा पड़ गया, कहीं अकाल पड़ गया, तो भी लोग क्या अपना घर बार छोड़कर ट्रेवल कर लिया करते थे, इधर से उधर चले जाते थे, उधर शिफ्ट हो जाते थे। या फिर किसी को भरपेट कहीं किसी जगह खाना नहीं मिलता था, तो भी वो जगह को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाया करता था। कुछ लोग क्या है, काम की तलाश में भी घर छोड़ देते थे। कुछ जैसे युद्ध के कारण, जो युद्ध हुआ करते थे, उनकी वजह से भी लोग क्या है, घर छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाया करते थे। तो लोग जब क्या है, नई जगह में बसना शुरू करते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपना जो रहन सहन है उसमें थोड़ा सा बदलाव लेकर आ जाते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते हैं, और कुछ चीज़ें क्या है, वो अपने पुरानी जो चलती आ रही है, उनका जो कल्चर की चीज़ें चलती आ रही है, उसे ही अपनाए रखते हैं। इस तरह से क्या होता है, उनकी भाषा, उनकी जो भोजन है, उनका जो संगीत है, उनके जो काफ़ी कल्चर्स हैं, धर्म है, सभी तरह की, सबका एक मिक्सचर बन जाता है। उनकी संस्कृति, उनकी नई जगह की संस्कृति आपस में क्या है, आदान प्रदान करती है। कुछ चीज़ें लेते हैं, कुछ चीज़ें वो दूसरों को देकर जाते हैं। इसी तरह क्या होता है, धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभर कर आती है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल मुझे लगता है इसका दिल्ली हो सकता है। जैसे मैं भी हूँ, मैं मेरठ यूपी का हूँ, मैं भी दिल्ली आकर बसा। तो इसी तरीके से और भी लोग हैं, या आप भी आपने देखोगे दिल्ली के अंदर क्या है, एक मिश्रित कल्चर है। एक पर्टिकुलर कल्चर नहीं कह सकते, यहाँ पे हर स्टेट से जो है लोग आए हुए हैं, चाहे वो बिहार के हों, चाहे वो यूपी के हों, चाहे वो गुजरात के हों, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे वो हरियाणा के हों, चाहे वो साउथ के हों, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के हों, मतलब हर जगह से मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स देखे हैं, हर जगह से यहाँ पर लोग आए। इसी तरह के जो अपने साथ आते हैं वो पुराना कल्चर भी मानते हैं, लेकिन कुछ टाइम जब कहीं ठहर जाते हैं तो वो उस चीज़ को भी अपना लेते हैं। इसी तरीके से अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास आप देखें, अलग अलग क्षेत्रों की आप संस्कृति देखें, अलग अलग क्षेत्रों के आप फेस्टिवल्स देखें, तो आप क्या होगा, सभी में क्या है, एक विविधता है। यही एक विविधता संपन्न बनाता है। ठीक है, तो उसी से क्या होता है, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं। उसमें आप भौगोलिक स्थितियाँ देख सकते हैं, आप उनका इतिहास देख सकते हैं, आप उनका कल्चर देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब अगर हम बात करें तो भौगोलिक स्थिति भी विविधता को उत्पन्न करती है, कि किस तरीके से जो लोग हैं वो जहाँ जाते हैं वहाँ किस तरीके से वो सामंजस्य बैठाते हैं, मतलब किस तरीके से वो आपस में तालमेल बैठाते हैं चीज़ों का। वो ही विविधता का रूप है, वो ही विविधता को संपन्न बनाती है। आपने देखा भी होगा, आप अलग अलग स्टेट में जाते हैं, आप अलग अलग राज्यों में जाते हैं, तो कहीं कुछ फेमस होता है, कहीं कुछ फेमस होता है, कहीं का कुछ कपड़ों से रिलेटेड आप देख लीजिए वो फेमस मिलेगा, कहीं आपको खाने से रिलेटेड देख लीजिए वो फेमस मिलेगा। मतलब क्या है, सब जगह अगर आप भौगोलिक वातावरण की बात करें, अगर आप एरिया के हिसाब से भी देखें, तो सबका एक अलग अपना ही यूनिक सा एक कल्चर निकल के आता है, जो कि फेमस भी होते हैं। आप जम्मू कश्मीर से
केरल तक उठा लीजिए, लास्ट स्टेशन तक, आप कहीं से पूरे इंडिया में आप कहीं से कहीं तक भी चले जाइए, सबका अपना क्या है, एक अलग ही क्या होता है, एक अलग ही प्रभाव पड़ता है, एक अलग ही फ़र्क पड़ता है। चाहे वो खान पान की आदतों का हो, चाहे वो आपके शहरों में अक्सर लोगों का वातावरण हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, सभी इलाकों में अपना, चाहे वो समुद्री एरिया में आप चले जाओ, सबका एक अपना ही एक वातावरण निकल कर आता है। तो यही चीज़ क्या है, यही चीज़ विविधता को उत्पन्न करती है, यही चीज़ इन्हीं चीज़ों से विविधता उत्पन्न होती है। तो इसे हम इस तरीके से समझ भी सकते हैं। मान लो कोई दो स्टेट आप उठा लें, आप उस स्टेट को और दूसरे स्टेट की दोनों की क्वालिटीज़ लिख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि दोनों में कितना डिफरेंसेस है। इसी तरीके से इस एनसीईआरटी में दो स्टेट उठाए गए हैं भारत के, एक लद्दाख और केरल। इन दोनों का एग्जाम्पल देके समझाया गया है कि किस तरीके से जो विविधता है वो किस तरीके से विविधता उत्पन्न होती है, किस वजह से जो ये अलग अलग डिफरेंसेस हैं ये किस तरीके से विविधता को यूनिक बनाती है। भारत के दो भाग जैसे लद्दाख और केरल को अगर हम देखते हैं एक भौगोलिक स्थिति के आधार पर अगर हम देखें तो इससे समझ आएगा कि हमें भौगोलिक स्थितियों से भी विविधता उत्पन्न होती है। जैसे लद्दाख क्या है, लद्दाख पहाड़ी इलाकों में बसा एक राज्य है, और वहीं अगर केरल की बात करें तो केरल समुद्र के पास में बसा एक राज्य है। तो दोनों में किस तरह की विविधता है उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लद्दाख की बात करते हैं। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी ईस्ट हिस्से में पहाड़ियों में बसा हुआ एक राज्य है। लद्दाख को ठंडा मरुस्थल कहा जाता है। लद्दाख एक रेगिस्तानी इलाका है। लद्दाख में बहुत कम ही खेती हो पाती है क्योंकि यहाँ बारिश बिल्कुल नहीं होती। यहाँ का इलाका हर साल काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। लद्दाख क्षेत्र में बहुत कम ही पेड़ उग पाते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की भेड़ पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती होती है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़ एवं मांस खाते हैं। लद्दाख को व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। मतलब पुराने टाइम से ही मतलब ये जो है व्यापारी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसका काफिले मध्य एशिया के तिब्बत तक पहुंचते थे, इसलिए इसी रास्ते के माध्यम से जो तिब्बत में बौद्ध धर्म गया, इसी रास्ते से होते हुए तिब्बत में बौद्ध धर्म को पहुंचाया गया। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। 400 साल पहले लद्दाख के लोग क्या हुए, इस्लाम धर्म से परिचित हुए, इसलिए यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है, और ये जो केसर सागा ग्रंथ है इसे मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग आते हैं और उस पर नाटक भी खेलते हैं। अब हम बात करते हैं केरल की। केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ एक राज्य है। केरल एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि सब पाए जाते हैं। सबसे पहले जो व्यापारी केरल में आए वो अरबी एवं यहूदी व्यापारी थे। ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले केरल में आए थे। भारत में ईसाई धर्म लाने का जो श्रेय, जो क्रेडिट दिया जाता है उस संत थॉमस को ही दिया जाता है। इब्न बतूता करीब 700 साल पहले केरल में आए थे। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण लिखा है कि मुसलमान समुदाय की केरल में बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज से केरल पहुंचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना था। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण ही केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर जो मछली पकड़ने के लिए जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं, उन्हें चीना वाला कहते हैं। और केरल में जो तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। केरल की जो ज़मीन है वो बहुत उपजाऊ है और जो वहाँ की जलवायु है वो चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है, और यहाँ अधिकतर जो लोग हैं वो मछली, सब्जी और चावल खाते हैं।
जैसे कि अभी हमने लद्दाख और केरल दोनों की अलग अलग भौगोलिक स्थितियों को समझा, इनके दोनों ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों को समझा, इनके सांस्कृतिक प्रभावों को समझा। अब हम दोनों का क्या है, एक कंपेयर करते हुए एक कंक्लूजन तैयार कर सकते हैं। जैसे कि केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन दोनों के क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव देखने को मिलते हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। केरल की जो भौगोलिक स्थिति है वो मसालों की खेती के लिए काफ़ी अच्छी है, और वहीं अगर लद्दाख की बात करें तो वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो ऊन के व्यापारियों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, खींचती है। मतलब कहने का मतलब हम समझ सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से बहुत डीप रिलेशन होता है। हर एक कदम के साथ में हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहाँ पर हम पहुँचते हैं। अब हम बात करते हैं विविधता में एकता की। भारत की विविधता और अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिला और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेश के लोग शामिल थे। अंग्रेजों ने सोचा था कि भारत के लोगों में हम फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में सब एक थे। यह एक सॉन्ग है जो आप सामने देख रहे हैं। यह सॉन्ग जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अमृतसर में गाया गया था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल डायर ने शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी, जिससे हजारों लोगों की जानें चली गई थी। उन्हीं शहीदों की याद में ये सॉन्ग गाया गया था। ये जो अपना इंडियन फ्लैग है, इसे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे के रूप में बनाया गया था, और इसी झंडे को भारत के सारे लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। जवाहरलाल नेहरू ने ही भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रीय गान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। यहाँ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट न्यू वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर हमें मोटिवेट करें। अपना कीमती सुझाव कमेंट में ज़रूर दें, जिससे हम बेटर से बेटर कर पाएँ, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ में ज़रूर शेयर करें, जिससे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए हेल्पफुल हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।